हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटी एजुकेट। तो मैं हूं गुंजन और मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 12 सीबीएसई का स्वतंत्र भारत में राजनीति का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्या, दो ध्रुवीयता का अंत। और इसमें हमने मेजर 4 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो अब बारी आती है कुछ 3 मेजर और टॉपिक्स की, फिर हमारा चैप्टर आज फिनिश है। ठीक है जी। अगर आपने इसके पहले फर्स्ट पार्ट का नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसको देखिए, तब आपको ये पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल मेंटी एजुकेट पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और लेटेस्ट टू लेटेस्ट आपको वीडियोस मिलते रहें और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रही। तो चलिए बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के हम अपना शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है शॉक थेरेपी के परिणाम। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, शॉक थेरेपी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और पूरे क्षेत्र के लोगों पर आपदा ला दी। शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ था, हमारा जो पूरा इकोनॉमिक कंडीशन था, जो पूरा हमारा अर्थव्यवस्था था, वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया था। और जो सारे उस क्षेत्र के, जो उस जगह के जो लोग थे, उन पे बहुत ही मुसीबत आ गई थी, आपदा आ गई थी। सेकंड पॉइंट है, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट आई। जो मतलब रूसी मुद्रा, जो इसका नाम रूबल है, उसके मूल्य में गिरावट आई, उसकी वैल्यू कम हो गई। थर्ड है, मुद्रास्फीति के उच्च दर के कारण लोगों ने अपनी सारी बचत खो दी। मुद्रास्फीति जो होती है, उसका जो रेट है वो बहुत ही हाई हो गया था, जिसकी वजह से लोग ने जो सारे सेविंग्स कर रखे थे वो सारे ख़त्म हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, सरकार ने सब्सिडी वापस ले ली, जिससे लोग और गरीब हो गए, मध्यम वर्ग समाज की परिधि में आ गया। देखो सरकार जो क्या होती है, किसी भी जो कुछ महंगी चीज़ होती है जिसका नॉर्मल लोग नहीं यूज कर पाते हैं, नॉर्मल लोग नहीं खरीद पाते हैं, उसमें सब्सिडी देती है, छूट देती है। तो वही सरकार ने सब्सिडी जो दी थी वो वापस ले ली, जिससे मध्यम वर्ग जो था वो हाशिए पे आ गया था। फोर्थ है, लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जनता के आर्थिक परिवर्तन की मांगों पर। जो लोकतांत्रिक संस्थान थे, जो जिस पे लोकतंत्र जुड़ा था, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उसको ज़्यादा नहीं बनाया गया, जितना कि लोगों की आर्थिक मांगों पर, आर्थिक परिवर्तन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और लोकतांत्रिक संस्थान नहीं बनाए गए थे, उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। फिफ्थ है, इनमें से ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से रूस ने अपनी आज़ादी के 10 साल बाद 2000 में पुनर्जीवित होना शुरू कर दिया। सोवियत संघ के विघटन के बाद और शॉक थेरेपी के परिणाम के बाद जो रूस था, उसने अपना 10 साल बाद यानी कि 2000 में अपने आप को खड़ा करना शुरू किया, पुनर्निर्माण शुरू किया अपने देश का। सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है, उसके पुनरुद्धार का कारण तेल, प्राकृतिक गैस और सौर खनिजों जैसे प्राकृतिक साधनों का निर्यात था। इसका जो खड़ा होने का एक मुख्य कारण ये था कि इसके जो है रूस में, कंट्री में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे, जिसका ये निर्यात करता था, एक्सपोर्ट करता था दूसरी कंट्री में, जिससे बहुत ज़्यादा पैसे आते थे, और इसने अपने आप को खड़ा किया एक। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा टॉपिक, पूर्व सोवियत गणराज्यों में तनाव और संघर्ष। तो देखिए, अधिकांश पूर्व सोवियत गणराज्यों में तनाव और संघर्ष थे, और कई में गृहयुद्ध और विद्रोह भी हुए। कई जो सोवियत गणराज्य थे उनमें अंदर ही अंदर गृहयुद्ध और विद्रोह चल रहे थे, मतलब आपस में ही वो लोग लड़ रहे थे और गृहयुद्ध कर रहे थे, मतलब विचारों का उनमें संघर्ष था, एक दूसरे का वो बात नहीं मानते थे। रूस के दो गणराज्यों में सख्त अलगाववादी आंदोलन हुए। दो गणराज्य आपस में रूस के भिड़ गए, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। अब आता है ताजिकिस्तान 2001 तक 10 वर्षों तक लगभग गृहयुद्ध देखा। इस क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष थे। ताजिकिस्तान एक कंट्री है जिसमें 2001 तक मतलब 10 वर्ष तक गृहयुद्ध चला, और इस क्षेत्र में कई सांप्रदायिक जो संप्रदाय को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए। मध्य एशिया भी बाहरी शक्तियों और तेल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया। बाहरी तेल कंपनियां जो थी, उसके बीच कंपटीशन का एक एरिया बन गया था। कौन सा? मध्य एशिया। चेकोस्लाविया 2 भागों में बट गया था। पहले ये चेकोस्लाविया था, लेकिन उसके बाद ये 2 भागों में बट के क्या हो गया था, एक चेको और एक दूसरा स्लाविया, 2 देश बन गए थे। अब आता है यूगोस्लाविया, क्रोएशिया, हर्जेगोविना। इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, अब हम जो मर्जी वो कर सकते हैं। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृहयुद्ध का रूप धारण कर लिया। नाटो ने यहाँ हस्तक्षेप किया, मतलब नाटो ने यहाँ अपने कदम बिठाए, क्योंकि यूगोस्लाविया पे बहुत बमबारी हुई थी और जातीय संघर्ष ने गृहयुद्ध का धारण कर लिया था। मतलब बहुत सारे वहाँ पे जाति के लोग थे, वहाँ पे गृहयुद्ध हो रहा था। देखिए, नाटो अमेरिका का बनाया हुआ एक संगठन है, जिसमें बहुत सारे लोग, देश सम्मिलित हैं। ठीक है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक आता है, पूर्व साम्यवादी देश और भारत, इन दोनों के संबंध कैसे थे।
साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ भारत ने अच्छे संबंध बनाए, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ ज़्यादा अच्छे थे। देखिए, रूस जो था वो बहुत ही डेवलप हो रहा था, डेवलप अपने आप को कर रहा था, और भारत को डेवलप्ड नेशंस के साथ ज़्यादा अच्छे से रिश्ते बनाने थे। हालांकि सबके साथ बनाने थे, लेकिन डेवलप्ड कंट्री जो थी, जो विकसित कंट्री, जो विकास कर रही थी, उसके साथ हमें ज़्यादा अपने अच्छे रिश्ते बनाने थे, ताकि हम अपने जो चीज़ें निर्भर थे उनका आयात कर सकें, निर्यात कर सकें। ठीक है। भारत रूस संबंध भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोनों देश एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण को साझा करते हैं। जो भारत और रूस है, दोनों की जो विचार हैं वो कैसे मिलते हैं, मतलब भारत की जो विदेश नीति है, हमारी जो विदेश नीति है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है हमारे भारत और रूस के अच्छे संबंध का। दोनों जो देश हैं, भारत रूस, एक बहुध्रुवीय विश्व यानी बायोनोमियल जो वर्ल्ड है उसका दृष्टिकोण रखते हैं, उसका नज़रिया रखते हैं कि विश्व में दो खिलाड़ी हों, मतलब बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हों, कोई एक खिलाड़ी ना हो, जैसे कि अमेरिका था खुद ही खुद। भारत को रूस से रिश्तों की वजह से कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाना और चीन के साथ अपने अच्छे रिश्तों में संतुलन बनाने जैसे फायदे हुए हैं। अब जो भारत को है, भारत ने रूस से अच्छे रिश्ते रखे, तो उसकी वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ है? कश्मीर में फ़ायदा हुआ है, ऊर्जा आपूर्ति हुई है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से हमें खबर मिलती है। ठीक है। फिर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और पश्चिम एशिया में हम पहुँच बना सकें, और चीन के साथ अपने अच्छे रिश्तों में हमने अपने रिश्ते अच्छे किए हैं चीन के साथ। तो यही हमें फ़ायदा हुआ है चीन के साथ, हमें भारत के अच्छे रिश्ते बनाने में। अब देखिए, हुआ क्या था कि 2001 में भारत और रूस का समझौता हुआ था कुछ, और उसमें 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे। 80 द्विपक्षीय दस्तावेज थे जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे भारत और रूस के द्वारा। ठीक है। उसके बाद रूस का भारत से यह लाभ है कि वह यहाँ से हथियार और तेल आदि का आयात करता है। अब रूस को भारत से क्या लाभ है? रूस को भारत से ये लाभ है कि वह इंडिया से, हमारे भारत से हथियार और तेल आदि का बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करता है, यहाँ से ले जाता है। ठीक है। तो आज का ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, दुर्ध्रुवीयता का अंत। होप कि गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो, कोई भी टॉपिक, तो मुझे नीचे कमेंट में बॉक्स में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़्यादा से ज़्यादा और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।